नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू क्लास 9 and 11 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के थाना कंदरापुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने युवक को रेलवे में टीटी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे करीब 9,63,500 रुपए हड़प लिए थे। विश्वास दिलाने के लिए उसने फर्जी टीटी ID कार्ड भी तैयार कर दिया था। पुलिस के अनुसार ग्राम इशहाकपुर निवासी जनार्दन यादव ने 7 मई 2026 को थाना कंदरापुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र अमन को टीटी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ दीपक निवासी कमला नगर कॉलोनी थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी ने कई किस्तों में कुल 9,63,000 रुपए ले लिए। जब रुपए वापस मांगे गए तो आरोपी गाली गलौज करने लगा तथा इस मामले में थाना कंदरापुर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गुरुवार को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार मदेशिया में पुलिस टीम ने आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ दीपक को भंवरनाथ वाराणसी हाईवे तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त वाराणसी के कमला नगर कॉलोनी का निवासी बताया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार मदेशिया, नीरज कुमार यादव तथा अभिषेक कुमार गौड़ शामिल रहे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को धनराशि देने से पहले उसकी सत्यता की अच्छी तरह जाँच पड़ताल अवश्य कर लें। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खुटिया गांव में जमीन विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जहां गांव निवासी उमेश प्रताप ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि SDM कोर्ट में वाद लंबित होने और न्यायालय के आदेश के बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन निर्माण कर भूमि पर कब्जा कर रहा है। पीड़ित उमेश प्रताप पुत्र स्वर्गीय सीताराम के अनुसार गाटा संख्या 151 से जुड़ा मामला उप जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय की ओर से वाद न्यायालय में विचाराधीन है। नियमानुसार नवायत परिवर्तन रोका जाए का आदेश भी जारी किया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि पट्टीदार और अन्य 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर विवादी जमीन पर जबरन मकान का निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षी लाठी डंडा और असलहों से लैस होकर दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। मामले की शिकायत थाना ताबरपुर पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा थानाध्यक्ष पर डांट कर भगा देने का आरोप लगाया गया है। उमेश प्रताप ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विवादित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाया जाए तथा उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या कुछ कहना उमेश प्रताप पीड़ित का, सुनिए। क्या नाम है? उमेश प्रताप, कहाँ के रहने वाले? खुटिया थाना ताबरपुर तहसील निजामाबाद आजमगढ़। क्या मामला SDM साहब का है? सर, हमारा धारा 116 में फाट का मुकदमा SDM निजामाबाद के यहाँ विचाराधीन है। उसके बावजूद हमारे पट्टीदार जो हैं सत्यराम और लक्ष्मीराम 15, 20, 25 गुंडों के साथ रात बिरात एनी टाइम आके और जबरदस्ती, जिसमें फाट मुकदमा चल रहा है, जो हमारा बन के जमा हुआ है, जिस साइड में हमको लेखपाल साहब ने हमारा मौका बना के दिया है, उस साइड में जबरदस्ती घर का निर्माण कर रहे हैं। थाने पे सर हम लगातार 4 से 5 दिन जा रहे हैं। SHO साहब, एक दिन लेखपाल साहब आए थे, SDM साहब ने किया, हम लोग गए, SDM साहब ने लेखपाल साहब को भेजा, लेखपाल साहब आए, गए, काम रुकवा दिए। फिर अगले दिन SHO ताबरपुर ने काम शुरू कर दिया। हम जा रहे थे, हमको डांट के भगा दे रहे हैं कि तुम्हारे काम के लिए सिर्फ बैठे हैं, हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। निर्देश तो SDM साहब ने SHO को दिया है सर, 2 बार 3 बार दिया है सर। उनको 2 बार लेखपाल साहब आके कह के गए काम रुकवा दीजिए, उसके बाद ये SHO सर काम नहीं रुकवा रहे हैं। क्या लग रहा है? सर, लगता है या तो किसी दबाव में होंगे या तो कहीं से वो प्रभावित है, तभी ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमारे पास SDM साहब का आदेश है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 116 में धारा 116 में मुकदमा
हमारे यहाँ पंजीकृत है, कृपया नवैध परिवर्तन को रोका जाए। उसके बाद भी एसएसपी सर मतलब वो काम को रुकवा नहीं रहे हैं, बल्कि दो पुलिस भेज के हमको मना कर रहे हैं कि काम जारी रहेगा। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जल्दी इस पे कार्रवाई हो, हाँ, उस काम को रोका जाए। और हम एसडीएम साहब से मिले हैं, आज भी गए हैं, आज भी एसडीएम साहब से कहे हैं कि क्या नाम है, हमारा जल्दी से जल्दी फाट का निस्तारण कर दिया जाए या तो काम को रोक दिया जाए। आज डीएम साहब के यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब के यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हम डीएम साहब को बोल रहे हैं। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित रेनबो अस्पताल में 2 दिन पूर्व नवजात बच्चे के बदलने को लेकर हुए विवाद और हंगामे के बाद शुक्रवार को रोडवेज स्थित होटल गोल्डन फॉर्चून में अस्पताल प्रबंधन एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए इसे मानवीय भूल बताया, जबकि आईएमए ने निजी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की चुनौतियों को लेकर भी अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान रेनबो अस्पताल के प्रबंधक शशि कुमार पांडे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह की बातें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के एक स्टाफ से मानवीय त्रुटि हो गई थी, जिसके कारण टैगिंग में गड़बड़ी हुई और नवजात बच्चों की अदला बदली जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घटना जानबूझकर नहीं की गई। उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित स्टाफ के खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अस्पताल की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। शशि कुमार पांडे ने मीडिया में चल रही लेन देन की चर्चाओं को भी खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार की बातें पूरी तरह से भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की ओर से समाचार प्रकाशन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, बल्कि तथ्यों को सही तरीके से सामने लाने की अपेक्षा की गई है। क्या कुछ कहना है शशि कुमार पांडे, प्रबंधक रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का, पहले आप सुनिए। असल में अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो बच्चे को लेकर के बात चल रही है, इस संबंध में हमने प्रेस वार्ता किया है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि ये एक मानवीय भूल है, स्टाफ की तरफ से हुई है और इसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस थे वो हॉस्पिटल ने ले लिया अपनी तरफ से। माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, इस दौरान जो भी कंडीशंस चली हैं, उस दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मीडिया बंधुओं के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल प्रशासन अगर किसी को लगता है कि मीडिया बंधुओं को हमने या हमारी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन खेद व्यक्त करता है। कुछ भी हमारा इंटेंशनल नहीं है और हम इस प्रक्रिया में सुधार की तरफ जाएंगे ताकि दोबारा ये चीज़ पुनरावृत्ति में ना आ पाए। खबर सही थी कि नहीं थी, इसकी पहले हमको जानकारी बता दीजिए। ये सही थी कि हाँ, टैग की वजह से बच्चे जो है बदल गए थे और चीज़ें ठीक। तो पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये क्यों कहा गया कि फर्जी खबरें चल? ये बताया गया था क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था, सारी चीजें ट्रेस आउट करने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। कि खबरें सही थी, फिर आप कर रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया था? नहीं, कल भी मैंने अपनी बात रखी थी, मैंने बताया था कि जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको हमने शॉर्ट आउट करा लिया है, गार्जियन से भी बात कर ली है, तो वो हमने कल भी कहा था। नहीं, आपने कहा था कि जो भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो फर्जी चल रही हैं। नहीं, उसमें इसलिए मैंने कहा था कि उसमें जो एक आ रहा था कहीं कहीं पे कि बदलने की बात है, बच्चों को लेन देन की बात है, अस्पताल स्टाफ की तरफ से कुछ ऐसा किया था, तो मैंने उस संबंध में अपना ये। बच्ची कहाँ की थी और बच्चा कैसे होगा? बच्चे, एक पेशेंट है हमारे पास, पेशेंट आते हैं आईसीयू में, हर जगह से पेशेंट आते हैं, ठीक है। वो आकर के एडमिट हुए थे ड्यूरिंग जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है डायपर चेंज करने का, उसमें जो उसका टैग होता है वो चेंज हो गया था और स्टाफ की तरफ से टैगिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था, बस यही था और कोई ऐसे। स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि जब मीडिया बंधुओं के सामने आपने वीडियो रिलीज किया था और उसमें आपने बोला था कि देखिए आप अभिभावकों से टाइम मिल सकते हैं, उस रात को मिलने क्यों नहीं दिया गया अभिभावक के पिता से या फिर स्टाफ से या फिर किसी तीमारदार से? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से था कि किसी से मिलने के लिए हमारी तरफ से मना ही। लेकिन सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अगर अभिभावक ने ये बयान दिया कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है,
तो आपको तो अभिभावक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था 420 का, उसके बाद अस्पताल की मानहानि का, किसने आपके अस्पताल की छवि खराब की थी। देखिए एक्चुअली पेशेंट आते हैं, कंफ्यूजन हुआ था, उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया, तो हमने जो बयान आपकी की उनके स्तर से जारी हुआ था तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके खिलाफ। देखिए पेशेंट आता है, एडमिट होता है, कभी कभी वो भी बच्चे को लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं लोग, कभी कभी भावुकता में भी चीजें हो जाती हैं, तो हम अपना एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। कुछ नहीं हुआ, उसने बयान भी आपने उसका जारी करवा दिया, सब कुछ हो गया। जी जी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, तो हम उसको सही माने या इसको सही माने? मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि टैग चेंज होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। सही क्या माने? जो अभी पहले भी मैंने ये बोला था कि थोड़ा कंफ्यूजन, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए आप लोग क्या करें? इसके लिए हमने मेजर्स ले लिए हैं। जो भी बच्चा एडमिट होगा उसके ऊपर टैगिंग का काम किया जाएगा, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन से गार्जियन के सामने विद रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, उसको पूरा अपडेट दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस चीज की कोई पुनरावृत्ति न हो। हैंडओवर करते टाइम भी हम इस चीज का प्रोसीजर करेंगे। कहीं जो खबर चली वो सही, बच्चा बदलने की खबर जो थी, जो बच्चा मार्केट में हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है, जो भी चीजें न्यूज में आई हैं अभी देखा होगा आपने भी, तो उसको छोड़कर करना है, उसको बेचना जो अस्वीकार, मतलब बच्चा बदलना ये नहीं होता। बच्चा बदलना ठीक है, मतलब वो टैगिंग की वजह से हुआ है, लेकिन बेचना और ये ऐसी कोई प्रक्रिया अस्पताल की तरफ से नहीं की जाती है। पिछले 7 सालों से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज काफी अच्छे तरीके से देते हैं, और अभी तक ये घटना नहीं हुई थी। ये एक ह्यूमन एरर है, इसको हम ह्यूमन एरर ही मानते हैं। अच्छा, उस दिन रात को जब घटना हुई तो आपकी तरफ से कुछ मीडिया के आपके लोग थे जिनको दलाल कहा जाता है, मीडिया के लोगों को अवस्था की गई, उससे मीडिया के लोगों को ज्यादा देखिए हमारी तरफ से ऑफिशियली कोई आदमी निकल करके नहीं किया है जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से है कि उसने मीडिया को दलाल कहा हो या फिर अभद्र व्यवहार किया हो, क्योंकि आप लोग सभी लोग आते हैं, लगभग सबसे मुलाकात होती है, हम लोग किसी का भी सम्मान, सबका सम्मान करते हैं, किसी से भी अभद्र तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। आप जितने लोग भी आते हैं सबसे हमारी बात संतुलित ही रहती है, कोई हम किसी का सम्मान। जिस आदमी ने ये कहा कि आप खबर चला के जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, वो आप उसको जानते हैं कि नहीं? नहीं, वो पेशेंट के साथ थे। पेशेंट के साथ नहीं थे, वो आए थे, बच्चा बदल गया था इसलिए वो आए। नहीं, वो पेशेंट के साथ जानते हैं कि नहीं? शहर में रहते हैं तो परिचय सबसे है, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा कि मैं नहीं जानता हूँ। सब शहर है, छोटा शहर है, सबसे परिचय होता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जो धमकी दी मीडिया को? देखिए वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था। नहीं, अस्पताल की तरफ से धमकी दी है तो अस्पताल कार्रवाई करेगी ना? हम साथ में उनके नहीं खड़े थे, हमने इस चीज को, देखिए हम उनके साथ नहीं थे, नहीं कहीं हमारा इंटेंशन उनके साथ थे। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब बच्चा लेने के लिए आप कंचनपुर जा रहे थे, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, आप आगे वाली सीट पे बैठे और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जान। देखिए मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा सकता हूँ, वो भी गाड़ी में बैठे थे, तो आपकी गाड़ी में बैठा था। बच्चे का पिता है, उसको आपकी गाड़ी में बैठाया गया। हमारा परिचय है, सारा हमारा परिचय है, हमारे साथ बैठ सकते हैं, हम मना ही नहीं। आप भी आएंगे तो हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ठीक है, एक नॉर्मल एक सामाजिक व्यवहार जो होता है, सामाजिकता जो होती है, उसमें हम मना नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ कहीं जाना चाहता हो गया था और आपके साथ कुछ कहीं चला जाएगा, देखिए गार्जियन के ओर से वो आए थे अपनी समस्या के, गार्जियन हमारे साथ जाना चाहता था तो हम बैठाए थे। इसका कोई वो नहीं है कि हम नहीं बैठाए थे, वो हमारे साथ थे, लेकिन और किसी चीज का कोई लेना देना इस चीज से नहीं। ना हमने उनसे कहा था कि आप मीडिया को मैनेज। उस रात को बच्चे का पिता जो है कुछ बयान और दे रहा था और उसके बाद बच्चा मिल गया तो बयान बदल गया। देखिए पिता का अपना ओपिनियन, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं दिया गया था, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे के पिता की बाइट थी, उसके सामने किसी पेज को रखा गया था, वह पढ़ के बयान सुना रहा था, वो देखने से लग रहा था। नहीं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो थोड़ा करेंगे, उनसे बात करेंगे, मैनेजर आप हैं, अगर ऐसी घटना घटती है आपका रिस्पांस नहीं कि जो मरीज था उसको बैठा के ऑफिस में बात करें, मैं आपके बच्चे का टैग अगर बदल गया, मैं देख रहा हूँ, आप उसको बाहर पूरा प्रयास किया गया है। 7 बजे से लेकर 12 नहीं, 3 बजे दोपहर को घटना घटी, सूचना मिल गई थी, हम लोग मौके पे 7 बजे पहुंचे, रात को 1 बजे तक थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से मीडिया में बयान जारी करने वाला कोई मिलने तक कोई नहीं। देखिए हम अपना जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर होता है, जो चीजों को ट्रेस आउट करने का होता है, उसमें हम व्यस्त थे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारा था बच्चे को उसके अभिभावक से मिलवाना, हम उसी में व्यस्त थे। बच्चा मिलने के बाद की हम प्रक्रिया आपसे बता रहे हैं, आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई, आपके गार्ड ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। मैं जिस टाइम मेरे पास है, सब कुछ है, आपके पास भी रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चा बदला गया,
कंचनपुर गया, फिर वहां से वापस आया। ये भी पता है कि एक यादव परिवार की लड़की है, उसको ये बच्चा गया था, ये भी हम लोग पता कर लिए हैं। जो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, ये भी हम लोग पता कर चुके हैं। आपकी जानकारी अपनी जगह सही होगी, मैं उसी से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी से डिनाई नहीं कर रहा। सर बच्चा की अगर तबीयत खराब थी या आईसीयू में वो भर्ती था तो फिर 2 दिन कैसे वो अफोर्ड कर पाएगा, सर्वाइव कैसे किया हो पाएगा, क्योंकि कर 2 पाएगा? दिन या पहले बच्चा बच्चा सही बना रहा है। होगा या तो फिर जो है बच्चे की तबीयत खराब है तो कहीं न कहीं ये घटना हो हॉस्पिटल सकती पे बड़ा थी। प्रश्न खड़ा देखिए, जैसा सर ने बताया कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से चलता रहता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ हुआ होगा तभी वो हैंडओवर आया होगा, है ना, तभी दिया गया होगा, और कोई उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे स्वस्थ हैं और अपने माँ बाप के साथ। अगर बच्चा स्वस्थ था तो फिर उसको डिस्चार्ज करने में एक दिन कल शाम तक का समय क्यों लग गया? नॉर्मल प्रोसीजर जो होते हैं हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगता है सर, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू। वहीं आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि मामले को लेकर कई तरह की गलतफहमियां उत्पन्न हो गई थी, जिन्हें स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। उन्होंने निजी अस्पतालों के बाउंसर और गार्ड रखने को लेकर लग रहे गुंडागर्दी के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि कई बार मरीज के परिजन आवेश में आकर अस्पताल में हंगामा करने लगते हैं। कुछ मामलों में शराब के नशे में लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और स्टाफ के साथ अभद्रता या मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक मरीज को देखने के लिए कई बार 10 से 15 लोग एक साथ अस्पताल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अस्पताल का सामान्य संचालन प्रभावित होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में गार्ड रखने का उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होता है। सामान्य तौर पर गार्डों को तीमारदारों से उलझने का निर्देश नहीं दिया जाता है। बावजूद इसके यदि किसी गार्ड या अस्पताल स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आईएमए पदाधिकारियों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन, मीडिया और आमजन के सभी के सहयोग से ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान आईएमए की ओर से डॉक्टर आसिफ एवं डॉक्टर अभिषेक सिंह भी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सुभाष सिंह, मीडिया प्रभारी आईएमए का, सुनिए। देखिए, आईएमए को लेके जो अभी तक हमारे रेनबो हॉस्पिटल से सूचना दी गई है, तो मैं अक्षरशः चीजें जो अभी मित्र मुझे बता रहे थे, तो मैं कहना चाह रहा था कि जो मैंने सबसे पहले अनऑफिशियली जो बात की थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें हुई थी, लेकिन एज ए डॉक्टर और टेक्निकल, अभी उन्होंने एज ए मैनेजर बात की, मैं एज ए डॉक्टर बात करता हूँ। ये चीजें नहीं हुई थी कि टैग का मतलब ट्रीटमेंट के चार्ट चेंज हो गए। ट्रीटमेंट का मतलब 4 नंबर बेड पे कोई बच्चा है तो 4 नंबर बच्चा जो था, और या मान लीजिए 8 नंबर पे कोई बच्चा है तो 4 नंबर के बच्चे का ट्रीटमेंट 4 नंबर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब हैंडओवर हुआ तो सबको ये पता था कि 4 नंबर वाला बच्चा इनका है या 8 नंबर वाला बच्चा इसका है। आईएमए हमेशा इसमें रहता है कि एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई दवा लिया गया, जब तक इंजेक्शन लगा नहीं तब तक जो फॉल्ट है वो मैनुअल फॉल्ट है, और जैसे इंजेक्शन लगा वो एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था, बस ये सूचना थी कि जो 4 नंबर वाला इनका है या 8 नंबर वाला इनका है, ट्रीटमेंट उनके रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट के हिसाब से ही चल रहा था। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो उसमें उन्होंने बताया कि टेक्निकली रूप से ऐसा नहीं था कि ट्रीटमेंट अलग अलग चल रहे थे, ट्रीटमेंट अलग चल रहे थे, लेकिन ये पता था कि हमारा बच्चा 4 नंबर का है, उनका बच्चा 8 नंबर का, तो इस ढंग से वो चल रहा था। दूसरा हमारा ये कहना है कि कहीं भी जो भ्रामक है, और हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से मुझे नहीं लगा कि कहीं भी ये पोस्ट किया गया कि कोई भी मीडिया के मित्र ने भ्रामक खबर कराई गई है। वो शायद मीडिया के मित्रों में भी आपस में ये चीजें लिखा है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कभी पोस्ट नहीं किया, या आईएमए की ओर से भी किसी भी डॉक्टर ने नहीं पोस्ट किया कि आप भ्रामक खबर है। और मैंने आते ही कहा कि हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी बंदे ने कोई गलत खबर चलाई है। उन परिस्थितियों में आया, उस समय परिजन अगर परेशान थे, उस समय की न्यूज अलग थी, और जैसे ही उनके परिजनों का सेटिस्फेक्शन हो गया कि ठीक है, चीजें कम से कम ट्रीटमेंट सही चला या बस चीजें जो रिप्लेस हुई थी वो हो गई, तो उसके बाद उनके भी अपने संतोष हो गए। अगर इतना असंतोष ट्रीटमेंट को लेके होता तो उनका डेफिनेटली इससे ज्यादा भी होता है। कोई भी बच्चे के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता है, भले लोग कोई कहे कि कंप्रोमाइज करता है, वो ये कर सकता है कि जिस समय गुस्सा रहता है उस समय गुस्सा दिखाता है, जब चीजें सही हो जाती हैं तो आदमी भूल जाता है। जैसे आप रोड पे जाते हैं और कभी चोट किसी से लग जाता है, उस समय गुस्से में कह जाते हैं, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो भूल जाते हैं उस बात। तो वही वाली बात है कि जब तक कि इतना भीषण एक्सीडेंट ना हो जाए जो आप भूल जाए,
भूल ना पाए। तो मेरा वही कहना है कि किसी भी हॉस्पिटल या आईएमए द्वारा कहीं नहीं कहा गया है कि भ्रामक में एक दो जगह, हाँ मैं इसका खंडन करता हूँ कि मैनुअल मिस्टेक्स को इंटेंशनल रूप से न लिया जाए कि बच्चे की तस्करी किया जाता है या बच्चे का रूप में पैसे के रूप में लड़के को लड़की में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह का कोई भी इंटेंशन न प्रशासन का है, न हॉस्पिटल प्रशासन का न है, न आईएमए का कोई भी डॉक्टर ये करता है कि कोई अपना लड़की लेके आए उसको लड़का थमा दिया जाए। इस तरह की चीजें मैंने वही हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि ये हो सकता है कि उस टैग की वजह से उस समय दे दिया जाए। लेकिन और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जो रेनबो हॉस्पिटल है वो एक्चुअली मैटरनिटी केयर सेंटर नहीं है। तो मैटरनिटी केयर सेंटर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता कभी कि जो परिजन लेके आए उसको न पता रहे। वो मान लीजिए अतरौलिया में डिलीवरी हुई, अतरौलिया से लेके अगर रेनबो तक आएगा तो उसको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मेरा बेटा है कि बेटी है। और वो क्या कहते हैं, ये उन इंसिडेंट्स में होता है कि किसी के गायनी सेंटर भी है, पीडिया भी सेंटर है, वहीं से डिलीवरी करके वो एनआईसीयू में चला गया और एक साथ 4-5 डिलीवरी हुई और बच्चा एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर चूंकि हमारी कोई डिलीवरी अतरौलिया में होती है, अतरौलिया से हम लेके आते हैं तो हम श्योर रहते हैं कि हमारा बेटा है या बेटी। तो ये परिजनों को एकदम क्लियर कट पता रहता है जब किसी पीडिया सेंटर पे जाता है कि मेरा बेटा है और ये चीजें। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि ये इस तरह की मिस्टेक में जैसे ही आप अगर देंगे परिजन को, बच्चे को तुरंत कह देगा कि मेरा बच्चा नहीं है या ये लड़की है, मैं तो लड़का लेके आया था। वो गुस्सा होगा कि ऐसा क्यों दे दिया गया, लेकिन वो तुरंत बता देगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अतरौलिया की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अतरौलिया विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी की दावेदारी को लेकर बड़ा और स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह ही यहां से प्रत्याशी होंगे। डॉक्टर संजय निषाद बीती रात क्षेत्र के ग्राम पचरी भगतपुर में आयोजित निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में क्षेत्रीय नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा रहा। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा सीट पर सबसे पहला अधिकार निषाद पार्टी का है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक अतरौलिया सीट निषाद पार्टी की है और निषाद पार्टी की ही रहेगी। यहाँ निषाद समाज की संख्या सबसे अधिक है और पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी, संगठन और कार्यकर्ता पूरी तरह मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाए। प्रशांत सिंह को पार्टी का मजबूत चेहरा बताते हुए उन्होंने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता के बीच काम कर रहे हैं और जनता का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि गठबंधन राजनीति में सहयोगी दलों के बीच समन्वय और सम्मान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजभर समाज और निषाद समाज दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। किसी भी समाज को नाराज करके चुनाव जीतना संभव नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने भाजपा नेतृत्व के सामने एक नया फार्मूला भी रखा। डॉक्टर निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जहां जहां चुनाव हारी है वहां सीटें निषाद पार्टी को दे दी जाए। निषाद पार्टी उन सीटों पर गठबंधन को जीत दिलाने का काम करेगी। उन्होंने दावा किया है कि आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका में है और पार्टी को मौका मिलने पर वह मजबूती से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेगी। आरक्षण के मुद्दे पर भी डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की सरकारों ने निषाद समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपनी अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा और समाज अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह जागरूक हो चुका है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। झुआ भर वोट है अतरौलिया में, इसीलिए पौआ का लेवल हटाया था, झुआ भर वोट लाया था क्योंकि 10 सीटें थी अतरौलिया में, 10 विधानसभा, सबसे अधिक वोट अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को मिला है। तो भैया इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ हमसे कम वोट पाई है। तो सबसे पहला हक तो निषादों का है कि निषाद ने पहली बार में अगर सबसे ज़्यादा वोट पाया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट पाया, तो निषाद पार्टी का ही है। वैसे माने बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन धर्म का एक गठबंधन दल का एक जो है धर्म होता है और धर्म के हिसाब से जो बड़ी पार्टी होती है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी है, माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी है, तो ये बड़ी पार्टी जो होती है वो लीड करती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है
कि जो पार्टी को जो सीट दी गई है भले हार गया हो, भाई देखो हारने पर तो गधे हंसते हैं, हारने पर तो बुद्धिमान आदमी खुश होते हैं कि लड़ाई लड़ा, ठीक से लड़ा, आगे बढ़ा, फिर जो बाकी होगा फिर और आगे बढ़ेगा। तो हारना और जीतना अलग विषय है, लेकिन अब तक का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो गठबंधन धर्म में जो जिसकी सीट होती है वो लड़ता है, और कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर गठबंधन दल में उनको ज़रूरत पड़ती है तो गृह मंत्री उसको बुलाते हैं और उसको अपनी सीट बनाते हैं, फिर अपने लड़ते हैं। जैसे अतरौलिया निषाद पार्टी की पहले भी सीट रही है, आज भी रही है, गठबंधन दल की सीट रही है। जब तक गृह मंत्री न कह दें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब तक उसको आधिकारिक रूप से निषाद पार्टी की सीट तब भी रही है, आज भी रही है, आगे रहेगी। ये तो दुनिया दुरुस्त सत्ता समझता है। प्रकाश राजभर बाबर कह रहे हैं कि कोई आपके किसी साथ समझौता हो चुका है इस तरह। भाई देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो नियम है, शर्त है, उसके हिसाब से अगर नियम और शर्त देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सीट दे देती है उसी का रहता है। और वैसे भी निषाद वोट यहाँ सबसे अधिक है। लोकतंत्र में कहा रहता है जिसका वोट अधिक हो, जिसका संख्या अधिक हो, उसका संख्या बल के आधार पर राजनीति तय होती है। हमको लगता है कि भैया हमारे साथी हैं, यहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। हमारा निषाद, मेरा निषाद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें मजबूरन है कि हमें प्रशांत जी को लड़ाना पड़ा। अब प्रशांत जी ने सबसे अधिक वोट लाया तो सबसे पहला हक प्रशांत जी का बनता है। सबसे पहला हक निषाद पार्टी का बनता है, दूसरा प्रशांत जी का बनता है, तीसरा फिर विचार माननीय गृह मंत्री का होता है। उसके बाद ऐसा किसी को हम राजभर को नाराज करके निषाद नहीं जीत सकता, निषाद को नाराज करके राजभर नहीं जीत सकता। अगर ब्राह्मण को नाराज करके ठाकुर नहीं जीत सकता, ठाकुर को नाराज करके जो है ब्राह्मण नहीं जीत सकता, कोई दूसरी जाति को नाराज करके। तो जब निषाद पार्टी के लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं तो निषाद पार्टी को नाराज करके राजभर कैसे जीत लेगा भाई। निषाद पार्टी के गांव-गांव कार्यकर्ता हैं, अब करोड़ों रुपया खर्च किया है निषाद पार्टी ने, पूरे के पूरे जो है काम किया लगभग 2013 से लगातार। तो उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि कौन कहाँ लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा था क्या ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के निषाद राज के हाथ बाल सका है। हम लोग मर्यादित राजनीति करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए तब तक वो निषाद पार्टी की सीट है, तब तक है। अब भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक करेगी, देखा जाएगा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी का आरोप है कि भाजपा आपकी हत्या कराना चाहती है। आप सत्ता की मलाई के लिए भाजपा में जुड़े हैं। निषाद का कोई आपने 6 महीने के अंदर आरक्षण नहीं दिलाया तो आप भाजपा के साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन आ जाएं। जो एनडीए निषादों का हिस्सा लूटा हो, जो एनडीए निषादों को बर्बाद किया हो, जो निषादों के हिस्से को खाया हो, सपा बसपा को लुटाया हो, मैं कहता हूँ कि आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 27% में जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा हो। वो जो हमारा हिस्सा लूट रहे 75 साल से, जो हमारे समाज को जो है लूट के बर्बाद कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हूँ। 70 साल से जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें मझवार हम पहले से हैं, तुरैया पहले से हैं, लेकिन हमारी उपजाति केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को, धीवर को इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया। यही एनडीए की जिनकी बात करते हैं इंडी गठबंधन की, ये बेईमान लोग हैं। निषादों कह दिया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार हैं पिछड़ी, ये खाएं खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब मैं डंडा किया, मैंने सबको जगाया, मैंने कहा सबसे बड़े धोखेबाज सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, आपका नाम पिछड़ी में डालकर ये लूटार आपका हिस्सा लूट रहे हैं। तो हमारे लोग रेल आंदोलन किया, उन्होंने गोली मार दिया।
307 का 302 का मुलजिम बनाया, 37 लोगों को पिटाई किया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, राज्य में सपा की सरकार थी, जो सपा गोली चलाती हो आरक्षण के नाम पर, हमें 302 का फर्जी मुकदमा लगाती हो, जो निषादों का हिस्सा लूट कर जो है अपने यादव भाई को देती हो, वो क्या आरक्षण देगी। आज के दिन में देश का समाज अब मूर्ख नहीं रहा है, देश का समाज जाग चुका है, पढ़ा लिखा है और आज के दिन में होशियार है कि कौन लुटेरा है, कौन मेरा है। तो निषाद मछुआरे हमारे हैं और लूटने वाले कौन है, सपा बसपा के हैं। जो लूटने उनके हाथ में कलम हो तो बिहार में पहले लिख लें, उत्तर प्रदेश में सपा लुटेरी है निषादों के आरक्षण का, आप पिछड़ी जातियों की लुटेरी है। हम कह रहे हैं केवल यादव ही दरोगा रहेंगे, किसी थाने में चले जाओ, पूरे के पूरे आज के दिन में आज 35 साल 37 साल से सरकार रही है बसपा की, दरोगा कौन है, सिपाही कौन है, एक भी निषाद हो तो बता दो। आज के दिन में कोई, आज के दिन में लेदरमैन है और मिल्कमैन है, अदरमैन कहाँ चले गए। जो आपकी नौकरी लूटता हो चले जाइए आप किसी भी ब्लॉक में, कोई भी कर्मचारी निषाद नहीं है, चले जाए तहसील में, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है, किसी थाने में चले जाए, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है, कहीं चले जाइए। तो आप जो समाज लूटा हो, जिसकी नौकरी लूटी हो सपा ने, बसपा ने लूटी हो, बरगतीन की ज़मीन बसपा ने छीन ली और हमारा शिक्षा छीन लिया हो, मुक्ति किया था उसे, उस काले कानून से मुक्त किया था कि निषाद अपराधी हैं, उसके ऐसे लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार अनुसूचित जनजाति का, ये उजड़े हैं, बिखड़े हैं। इसको 13 मार्च 2013 को सपा ने छीन लिया, कह दिया ये नहीं विमुक्ति जनजाति हैं, ये पिछड़ी हैं, ये जाएं बिछड़ी हैं, साले लात खाएं। तो हमारा शिक्षा छीनने वाली सपा है, हमारा रोजी रोटी छीनने वाली बसपा है, वो इंडी गठबंधन की केंद्र है। अब कांग्रेस लूटने वाली है, ये कैसे इंडी में दे देंगे भाई, जिसका चरित्र लूटना, जिसका चरित्र है बर्बाद करना, जिसका चरित्र है इनका शिक्षा लूटना, जिसका चरित्र है इनका रोजी रोटी छीनना। बसपा के दिन में जब निषाद पार्टी खड़ी हुई, डॉक्टर संजय खड़े हो गए तो सपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, बसपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, भाजपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, कांग्रेस में भर्ती हो गई निषादों की। इससे पहले क्यों निषाद नहीं पूछे जाते थे? पहले कहते थे क्योटा है, मल्लावा है, बिंदवा है, ये नीच जाति है। लेकिन डॉक्टर संजय आए तो कहते निषाद राज है, मोदी जय निषाद राज का नारा लगाए, 56 फुट की मूर्ति लगवाए निषाद राज किले पर, भगवान उसे पर्यटक स्थल घोषित कराया, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति है। आज के दिन में अतीत भवन निषाद राज के नाम से पहली बार 70 साल में उत्तर प्रदेश से मैंने पत्र लिखवाया योगी जी से, कि मैंने पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार, मेरा सेंसस 1967 में मेरी गणना हुई थी। योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, ये इनकी सामाजिक न्याय समिति नोडल विभाग है। अगर बिहार में एक लाइन किसी से लिखवाए हों, बिहार में निषादों के लिए कुछ कराए हों, तब तो उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है। यूपी में सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।